गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन की 29 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज द वेरियस स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट द स्ट्रेस कोज ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक अमंग चिल्ड्रन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इशूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए हैं सो दैट कोविड-19 पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो चिल्ड्रंस में जो पड़ रहा है उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं सो दैट हम चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए या फिर उन बच्चों को इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है उन्होंने 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को क्या किया, मनीटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया, मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट किया है जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं अक्रॉस द कंट्री, जो बच्चे क्लास 1 से 8th में है, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आप देख रहे होंगे कि कोरोना पेंडेमिक के अमंग क्या हो रहा है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो रही है। तो इसलिए क्या है, उन चिल्ड्रन को सो दैट हम उनको इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर सकें, उन लोगों का न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स या जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं उनको सेफ गार्ड रखें। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन है उन्होंने अप्रूव किया है कि वो जो बच्चे फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक में पढ़ रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, उनको मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करिए। फाइन, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब कि उन बच्चों के अकाउंट में क्या किया जाएगा, पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, ये जो असिस्टेंस अमाउंट होगा वो एक टू द कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द मिड डे मील स्कीम का ही एक पार्ट है। ठीक है, इस असिस्टेंस के साथ ही सेंटर ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम क्या करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, हर एक पर्सन को पर मंथ 5 किलो ग्रेन्स प्रोवाइड करेंगे टू नियरली 80 करोड़ बेनिफिशरीज, किसके अंडर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, किन बच्चों को, जो बच्चे क्लास 1 से 8 तक में पढ़ते हैं। इसके अलावा साथ में हम क्या करेंगे, 5 किलो अनाज हर एक महीने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके अंडर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर। अब आपको आई थिंक आपको पता ही होगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में 2021 में इस स्कीम को रीइंट्रोड्यूस किया गया था 2 महीने के लिए, मई और जून के लिए, सो दैट कोविड-19 जब दोबारा आ गया था, सेकेंड वेव आया। ठीक है, इसको इसलिए लॉन्च किया गया था सो दैट हम क्या कर सकें, फ्री फूड ग्रेन सप्लाई कर सकें माइग्रेंट्स को, पुअर को, जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एडिशनल 5 किलो उनको फ्री में हम क्या दे रहे हैं, वीट और राइस दे रहे हैं पर मंथ, जिसमें हम विद साथ में हम 1 किलो दालें भी दे रहे हैं टू 80 करोड़ बेनिफिशियरी जो रजिस्टर्ड है किसके अंडर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल एलोकेशन हम दे रहे हैं 5 किलो ग्रेन्स को, वो पर पर्सन दे रहे हैं अबव द, मतलब कि जो भी उनका मंथली एंटाइटलमेंट है उससे अबव हम 5 किलो हर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को ऑर्डर किया है अक्रॉस द कंट्री कि उन्हें इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, उन चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा जो कोविड-19 की वजह से, पेंडेमिक की वजह से या तो ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए हैं, एबंडेंट मतलब कि या तो उनको, मतलब कि बच्चों को मतलब कि ठुकरा दिया गया है। ठीक है, या उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा दिया गया है, तो या फिर जो बच्चे भूखे मर रहे हैं, ठीक है, या स्ट्रीट्स पे, तो उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये काम किसका, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का है। और हमें उन बच्चों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने, जैसे फूड, शेल्टर एंड तक, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ों ने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, उन बच्चों को 2000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी जब तक उन बच्चों की एज 18 साल तक की नहीं होगी। इवन कि उन्होंने डिसाइड किया केरला गवर्नमेंट ने कि वो बच्चों की एजुकेशन का भी खर्चा उठाएगी अप टू द डिग्री लेवल, मतलब कि ग्रेजुएशन डिग्री तक। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट में इज बैटरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम रूल्स एज कंपनीज रेस कंसर्न्स। तो आपको पता ही है इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, तो उनके कुछ रूल्स को क्या किया है, थोड़ा सा रिलैक्स किया है। क्यों, क्योंकि कुछ डिफरेंट जो कंपनीज हैं उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेस किए हैं। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर किया है। फाइन, तो आपको पता है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, सो दैट हम अपनी इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकें और हम इंडिया को ग्लोबली कम्पिटिटिव बना सकें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम इंडिया को ग्लोबल चैंपियंस क्रिएट कर सकें। इस स्कीम के बिहाइंड जो स्ट्रेटेजी थी वो यही था कि हम क्या करेंगे, जो भी कंपनीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स, मतलब कि जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगी या
जो लिमिट है प्रोडक्ट्स की बनाने की उससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो हम उन कंपनीज़ को इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था सो दैट हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं उनको सनराइज और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में उनको बूस्ट कर सकें, और जो चीपर इंपोर्ट्स जैसे चाइना वगैरह हो गया इसमें जो इंपोर्ट्स कम दाम में आते हैं उनको हम कम से कम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, और इंपोर्ट बिल्स को रिड्यूस कर सकें, और अपनी डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल मार्केट में बढ़ा सकें और अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। इसके अंदर हमने 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एक्सेट्रा, जो हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इश्यूज़ क्या है पीएलआई स्कीम में, देखो अभी क्या है इसके अंदर एक पेनल्टी क्लोज है जिसके अंदर क्या है, और एक मिनिमम बिड साइज है किसका 5 गीगावाट पर आवर का, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपनी को ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कि उन जो मिनिमम जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगी उसको 60% होनी चाहिए विद इन 5 ईयर्स। मतलब कि सिंपल बात है, अगर कोई भी कंपनी वहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो उसको अगले 5 सालों में कम से कम जितना वो काम कर रही है उसको एडिशनली 60% उसको ऐड करना होगा। इसके अलावा जो कोर चैलेंजेस है वो उसको एड्रेस नहीं कर रही, जो कि सनराइज इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, फेस कर रही हैं, या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं। गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सनराइज इंडस्ट्रीज हम किस इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, फाइन। तो इट डिड नॉट एड्रेस द कोर चैलेंजेस फेस बाय द सनराइज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर, जैसे डोमेस्टिक फर्म्स की प्रेजेंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे पास अभी नहीं है। इसके अलावा क्या है, उसको एडिक्वेटली सपोर्ट किया जाना चाहिए बाय अच्छी ऐसी अप्रोच होनी चाहिए वेयर जहाँ पे जो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो क्या करें, सपोर्ट करें, फाइन। तो कुछ इश्यूज़ हैं पीएलआई स्कीम में जिसकी वजह से कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। आई थिंक आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग क्या होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं जीएसटी काउंसिल की बॉडी के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको सेटअप किया है अंडर आर्टिकल 279A, सो दैट हम क्या कर सकें। ये क्या करती है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देती है ऑन इशूज़ रिलेटेड टू द जीएसटी, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसको चेयर किया किसके द्वारा किया जाता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कन्फ्यूज़ किया जाता है आपको यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा या फिर प्रेसिडेंट, किसी के साथ भी आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है, तो यू शुड नो दैट इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जैसे यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट, ठीक है। इसके अलावा इनके मेंबर्स में जो हाफ मेंबर्स होते हैं जो जीएसटी काउंसिल के होते हैं वो मतलब कि अगर आपको मीटिंग करनी है तो कम से कम जो क्योरम हो वो हाफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर 10 मेंबर्स हैं तो कम से कम 5% होने चाहिए तभी मीटिंग होगी, ठीक है। और हर एक जो डिसीजन होगा उसको 75% मेजोरिटी से लिया जाएगा, जिसमें जो 1/3 वेटेज विद द सेंटर हैविंग द 1/3 वेटेज, और जो स्टेट्स हैं मतलब कि जो स्टेट्स में अलग से जो जीएसटी काउंसिल है उनमें 2/3 वेटेज होनी चाहिए टोटल वर्ड्स की, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि जरा इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ है। रिकमेंडेशन यही दिए कि किस तरह से हम कोविड-19 रिलीफ मेजर्स ले सकते हैं, ब्लैक फंगस की जो मेडिकेशंस हैं उससे रिलेटेड रिकमेंड किया गया, या किस तरह से शिप्स एंड वेसल्स हैं उनको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेज़र लिया गया ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन है कि इजीली ट्रेड हो जाए, कोई भी बैरियर ना आए, ठीक है। एक एमनेस्टी स्कीम विद रिड्यूस्ड लेट फी फॉर जीएसटी स्मॉल पेयर्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो मतलब कि छोटे छोटे जो कम टैक्स पे करते हैं, तो अगर वो लेट फी सबमिट कर रहे हैं तो हम उनको थोड़ा ईजी कर दिया उनके लिए नॉर्म, और वो एप्लीकेबल है उनको फ्यूचर लाइबिलिटीज़ के लिए। इसके अलावा क्या जो एनुअल रिटर्न फॉर्म है वो भी रेशनलाइज कर दिया, और गवर्नमेंट क्या करेगी जल्दी ही सेंट्रल जीएसटी रूल्स को कुछ अमेंड करेगी। इसके अलावा क्या करेगी, जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग होता है टू कंटिन्यू टू बी ऑप्शनल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, मतलब जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं अगर उनको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो वो कंटिन्यू रहेगा और वो ऑप्शनल ही रहेगा। पहले भी वो ऑप्शनल था, अभी भी वो ऑप्शनल है, फाइन। नेक्स्ट है 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली adopts न्यू रेजोल्यूशन ऑन मलेरिया एंड अनाउंसेस द वर्ल्ड NTDD, ठीक है। तो गाइज NTD दैट इज द निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होते हैं वो कुछ इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ में जैसे डेवलपिंग रीजन में, जैसे अफ्रीका, एशिया या फिर अमेरिका की जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या है थोड़ी डेवलपिंग है, ठीक है। ये जो डिजीज़ होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, और इनको इतना फंड नहीं मिल जाता, जिसकी वजह से ना इनके ऊपर रिसर्च होती है और ना ही कुछ इनका ट्रीटमेंट निकल के आता है, ठीक है। जैसे टीबी हो गया, HIV एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो 30 जनवरी को बोला गया था कि वर्ल्ड क्या आएगा, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बनाया जाएगा। इस प्रपोजल में ये बोला था कि हम इस दिन को रिकॉग्नाइज करेंगे, और ये आइडिया किसके द्वारा रखा गया था, UAE के द्वारा, दैट इज़ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और जो फर्स्ट वर्ल्ड NTD डे बनाया गया था वो इनफॉर्मली बनाया गया 2020 में, लेकिन जनवरी 2020 में इसके लिए
केक कैसे हम बनाया करेंगे या क्या हम किस तरह से हम इन डिजीज़ से एड्रेस कर सकते हैं, तो इस चीज़ का लॉन्च किया गया कि परफेक्ट रोड मैप किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाई गई, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी गई। फाइन। तो मलेरिया आपको पता है किसकी वजह से होता है, इट इज़ कोज बाय द प्लाज्मोडियम स्पीसीज, और ये पीपल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, और नियर अबाउट हर साल 4 लाख जो लाइव्स हैं वो इसकी वजह से, मलेरिया की वजह से जाती हैं। अब हम कैसा रिजोल्यूशन ले सकते हैं, क्या एफर्ट्स ले सकते हैं, अपने बढ़ा सकते हैं सो दैट हम मलेरिया को एंड कर सकते हैं। रिजोल्यूशन को लीड किया गया किसके द्वारा, यूएसए और जाम्बे के द्वारा, और स्पॉन्सर्ड किया गया किसके द्वारा, एनी अदर कंट्रीज, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा हमने कुछ ग्लोबल टारगेट सेट किए अंडर द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016 to 2030, सो दैट हम क्या कर सकें, मलेरिया केस के जो इंसिडेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकें, और मलेरिया की वजह से जिन लोगों की डेथ होती है उनको रिड्यूस करके एटलीस्ट 90% रिड्यूस करें। फाइन। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट 35 कंट्रीज़ में मलेरिया को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, और हमें क्या करना है, जो मलेरिया वापस आ जाता है, रिसर्च होता है, उसको प्रिवेंट करना है उन कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ ऑलरेडी मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेन डिसीजिंग बॉडी है, डिसीजन लेती है, और गवर्निंग बॉडी है किसकी, WHO की, और इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं। इसको अटेंड किया जाता है बाय ऑल द WHO मेंबर स्टेट्स, और इसका फोकस किस पे होता है, स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा पे जो प्रिपेयर किया जाता है वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। बाकी ये जो हेल्थ जो ये असेंबली होती है वो हर साल कहाँ पे होते हैं, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज़ द इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड यूएसए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मीट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या है, इसमें जो बात की गई है, जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में और यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीट में, उनमें ने एक म्यूचुअल कंसर्न्स के ऊपर काम किया है, जो किस तरह से हम वैक्सीन को लेकर कोऑपरेट कर सकते हैं। क्वाड आपको पता है 4 कंट्रीज का ग्रुप है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडो पैसिफिक अगेन स्ट्रेटेजिकल काफ़ी इशू रहता है, तो इंडो पैसिफिक को लेके इन दोनों में बात की गई है, स्पेशली वैक्सीन कोऑपरेशन, क्वाड एंड इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो ये जो इनका म्यूचुअल कंसर्न्स ये कि हमें अफगानिस्तान में पीस लाना है, और चाइना जो अपना हेजेमनी बना रहा है या जो एक्सपेंड कर रहा है उसको हमें काउंटर करना है, और ताकि हम इंडिया और यूएसए जैसे इकट्ठे आते हैं। फाइन। इंडिया जो यूएसए के टाइज हैं वो 2020 में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल की है, और इंडिया क्या है, यूएसए का मेजर डिफेंस पार्टनर है, मतलब कि हम काफ़ी ज़्यादा यूएसए से डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो प्रोक्योर करते हैं। जो 2+2 डायलॉग होता है इंडिया और यूएसए में, वो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल का होता है, जो कि 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके बीच में यूएसए और इंडिया के बीच में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों कंट्रीज़ की किस तरह से पर्सपेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, डिफेंस को लेकर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को लेकर, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ के हैं अपनी जो मिलिट्री कॉपरेशन है उनको एक्सपेंड कर रही है 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पे, और यूएसए ने भी अपने जो डिफेंस पार्टनर्स हैं उनके साथ ये सब चीज़ें साइन करी हैं। फाइन। तो ये 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, एंड आई थिंक आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। एक है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में आया था। इसके अंदर ये है कि जो इंडो यूएसए की जो मिलिट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकती हैं, अगर उन्हें कुछ क्या करना हो, रिपेयर करना हो या फिर रिप्लेसमेंट करना हो किसी सप्लाईज़ का, एज वेल एज ये कुछ डीपर कोऑपरेशन आपको प्रोवाइड करती है। सेकंड है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट 2018। इसके अंदर क्या है, जो दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ हैं वो आपस में ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, और हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये 2020 में होता और ये हमने पढ़ा भी था। इसके अंदर क्या है, जो इंडिया और अमेरिका है वो आपस में क्या कर सकते हैं, हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनको शेयर कर सकते हैं। लॉजिस्टिक और जियो स्पेशल मैप्स हैं, दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे का शेयर कर सकते हैं। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहला है सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अब देखो गाइस, हम पढ़ते हैं पहली बात, ये जो सेक्शन है 304B जो है आईपीसी का, वो किसके ऊपर है, वो डाउरी से रिलेटेड डेथ्स के ऊपर है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो स्कोप है उसको थोड़ा और वाइडन किया। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये क्या करता है, डाउरी डेथ के केस को डील करता है। मतलब कि अगर सपोज करो किसी ने एक वुमेन पे अत्याचार किया है और इतना अत्याचार किया कि या तो उसको जला दिया है या फिर उसको डेथ तक हो गई है, तो ये जो सेक्शन है वो इसी से डील करता है। फाइन। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 304B टू मेक आउट अ केस ऑफ द डाउरी डेथ अ वुमन शुड हैव डाइड आइदर ऑफ बर्न्स और अदर बॉडीली इंजरीज और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज। मतलब कि अगर उस बंदी की शादी को 7 साल हो गया और अगर 7 साल में अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या तो उसको जलाया गया है या फिर किसी इंजरीज़ की वजह से उसकी डेथ हुई है या फिर किसी और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा उसकी डेथ हुई है, तो इन सब चीज़ों को ऐड किया। फाइन।
अगर उसको सफ़र किया गया, आपको हरेसमेंट किया गया उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर उन लॉज के द्वारा उसकी डेथ से पहले इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। ठीक है, तो लोग कौन कौन से लॉज हैं जो डाउरी सिस्टम के साथ डील करते हैं? एक तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 में आया था, इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये 2005 में आया था। नेक्स्ट है एंटी डंपिंग। आपको पता है अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है किस पे, इनर्ट गैस पे जो इम्पोर्ट होता है चाइना से, उसकी जो वैलिडिटी है उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड करती है। अभी जो ये जो इनर्ट गैस है उसका नाम है R134A, इसको हम टेट्राफ्लोरोइथेन भी बोलते हैं। ये एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जिसको हम प्राइमरी यूज़ करते हैं, आपको पता है फ्रिजेस में करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में करते हैं, जो कि आप डोमेस्टिक अपने अपने घर में यूज़ करते हो, या फिर जो आपके एसीज होते हैं जो आपके व्हीकल्स में होते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको पता ही होता है, हम ये उन कंट्रीज़ पे लगाते हैं जो इम्पोर्ट्स करते हैं हमारी कंट्री में और बेचते हैं उस रेट से जो उनकी कंट्री में बिक रहे हैं, उससे भी कम रेट में बिक रहे हैं। अगर वहाँ पे 10 रुपये का बिक रहा है, वो यहाँ पे हमारे इंडिया में 8 रुपये का बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। फाइन, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ तारीफ इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉरेन कंट्रीज दैट आर प्राइस बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट है यूएस से सेकेंड लार्ज सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया इन 2020-21 DPIIT का डाटा। अभी गाइज अभी क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसके डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, यूएसए ने क्या किया, मॉरिशस को रिप्लेस कर रही है एज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, मतलब कि जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो सेकेंड नंबर पे अभी यूएसए है ड्यूरिंग द 2020-21। और कितना नियर अबाउट जो इन्फ्लो आता है हमारा $13.82 बिलियन आता है। सिंगापुर अगेन फर्स्ट पोजीशन पे है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स ऑफ एफडीआई टू द कंट्री फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर। ठीक है, मतलब $17.41 बिलियन कौन इन्वेस्ट करता है, हमारे सिंगापुर करता है, और पिछले 3 सालों से वही नंबर 1 पे है। 2020-21 के अंदर जो टोटल एफडीआई है, इंक्लूडिंग चाहे इसमें इक्विटी हो, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स हो, तो वो हमारी 23% बढ़ी है टू द हाईएस्ट एवर $81.72 बिलियन, जो कि 2019-20 में कितनी थी, 74.39 बिलियन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोरोना के बावजूद भी जो हमारी एफडीआई है वो बड़ी है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। अभी WHO के अकॉर्डिंग जो वायरल हेपेटाइटिस का जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है वो अभी तक लिमिटेड है। हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें जो मेनली जो लीवर है वो इन्फेक्ट होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन और भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं जिनका कुछ और मतलब कि क्या होता है, मेडिकेशंस होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस को आइडेंटिफाई किया होगा, एंड आई थिंक पता भी होगा ABCDE एंड, और अभी तक क्या जो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस C के लिए। नेक्स्ट है DRDO ने डेवलप किया क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एरो इंजन। देखो जो आइसोथर्मल फोर्जिंग है एक तरह का एक हॉट वर्किंग प्रोसेस है जो क्या करती है, हम सुपर एलॉयज पे काम करते हैं जिनकी फोर्सेबिलिटी कम होती है। यहाँ पे जो वर्क पीस है उसको मेंटेन किया जाता है मैक्सिमम एलिवेटेड टेम्परेचर पे थ्रू आउट द एंटायर, मतलब कि तब तक ये काम करते हैं। कोई एलाउज आपको पता होगा जो 2 मेटल या 3 मेटल कॉम्बिनेशंस होते हैं उन पे ही हम एक वर्किंग करते हैं, ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो काम होता है मतलब कि हम लगातार अगर 1 घंटा प्रोसेस चल रही है तो उस पर हम टेम्परेचर को हाई ही रखते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो डेवलप करती है कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम और निकल बेस्ड एलॉज को जो इस टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। फाइन, इससे को इंडिया को हेल्प मिलेगी कि वो क्या कर सकते हैं, जेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं सो दैट जो जिसके पास पावर है कॉम्बैट फाइटर की। फाइन, नेक्स्ट है वन गुज्जर नोमैडिक ट्राइब, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में। जो वन गुज्जर्स हैं वो नोमैडिक पास्टोरल कम्युनिटी है, मतलब कि इधर उधर जाने वाली है। ठीक है, उत्तराखंड हिमालयस की जो परस्यू करते हैं ट्रांसह्यूमर्स फ्रॉम द तेराई भाबर एंड शिवालिक रीजन टू द हायर बुग्यास इन समर एंड वाइस वर्सा इन वाटर टू इनेबल देयर लाइफ स्टॉक्स टू फीड ऑन द मीडो। मतलब सिंपल बात है कि क्या करते हैं ये, मतलब कि आपको पता है नोमैडिक्स किसे बोलते हैं, जो कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं रहते हैं। तो जब मतलब कि सरगर्मियाँ होती हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हायर बुग्यास में चले जाते हैं, और जब विंटर्स आते हैं तो वापस से थोड़ा शिवालिक नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है जो कि नैनीताल का है, उन्होंने अभी एक ऑर्डर पास किया है, इंट्री मतलब टेम्प्रेरी ऑर्डर पास किया, जिसमें ये होता है कि वन गुज्जर्स के जो राइट हैं उनको हम अपहोल्ड रखेंगे कि वो जो माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अभी देखा है कि आपको कोविड है तो उसकी वजह से उनके माइग्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसने उनके राइट को अपहोल्ड किया है कि वो समर्स में क्या कर सकते हैं, माइग्रेट हो सकते हैं हिमालयन में बुग्याल्स में, जो कहाँ पे लोकेटेड है विद इन द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कुछ न्यूज़ थी, कुछ पर्सनैलिटी थे जो न्यूज़ में, आई थिंक आपको पता भी होगा, वी.डी. सावरकर की मतलब कि अभी एनिवर्सरी थी। सबसे है प्रोफेसर CNR बाओ,
फाइन। तो भारत जो रत्न प्रोफेसर है CNR राव, उनको एक इंटरनेशनल एनीवर 2020 का मिला, जिसे हम एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड हम उन लोगों को देते हैं जिन्होंने काम किया वो मेटल ऑक्साइड्स पे, कार्बन नैनो ट्यूब्स पे, या कुछ ऐसे मटेरियल्स पे, 2 डायमेंशनल सिस्टम पे, इंक्लूडिंग ग्राफीन, बोरोन, नाइट्रोजन कार्बन हाइब्रिड मटेरियल्स, मोलिब्डेनम सल्फाइड फॉर एनर्जी एप्लीकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल बात है गाइस, ये सब थोड़ा डीप में मत जाना, साइंस के रिलेटेड है। तो एनर्जी रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं उन पे किसने काम किया तो उनको ये अवार्ड मिलता है। फाइन। तो किनको मिला है अभी? CNR राव को। नेक्स्ट है VD सावरकर, दैट इज द विनायक दामोदर सावरकर। फाइन। तो ये महाराष्ट्र में बोर्न हुए थे और इनको वीर सावरकर भी बोलते थे। ही वॉज अ ग्रेट लीडर, लवर एंड द राइटर। और ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे थे और इन्होंने हिंदू नेशनलिस्ट फिलोसफी को भी फॉर्मुलेट किया था, दैट इज अ हिंदुत्व। इन्होंने एक स्टूडेंट सोसाइटी को भी फाउंडेड किया था जिसका नाम था अभिनव भारत सोसाइटी। इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ ये एसोसिएट थे, जैसे इंडियन हाउस हो गया, फ्री इंडियन सोसाइटी, जब ये अपना यूके में लॉ पढ़ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदू राष्ट्र दर्शन और इनसाइड द एनिमी कैंप। फाइन। तो गाइस यहाँ पे मेरे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।